गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। राजस्थान लैंड लॉज पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 22 पर चर्चा कर चुके थे, जो बात कर रहा था रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स के बारे में। उनके अपॉइंटमेंट के बारे में हम पढ़ चुके थे, किस किस तरीके के कौन कौन से अधिकारी होंगे, किस किस का अपॉइंटमेंट किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। आज हम उन्हीं जो रेवेन्यू कोर्ट्स और जो ऑफिसर्स हैं उनकी कंट्रोलिंग पावर के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके इस अधिनियम के सेक्शन 23 में बताया गया है। ठीक है, तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंडर हम सेक्शन 23 की बात करेंगे, कंट्रोलिंग पावर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। ठीक है, राज्य में देखिए यहाँ पर ये जो सेक्शन है आपका, सबसे पहले ध्यान देने की बात ये है कि ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये 2 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 23 का फर्स्ट सब सेक्शन आपको बताता है कि राज्य में जितने भी राजस्व से संबंधित मामले होंगे, चाहे वो इतर न्यायिक हो, मतलब जो नॉन जुडिशियल हो, या सेटलमेंट से असंबंधित ऐसे मामले, जो इतर राज्य के जो सभी, कहने का मतलब आप ये देखिए कि राज्य की सभी जो भी जुडिशियल या सेटलमेंट संबंधी मामले हैं, उनके नियंत्रण की शक्ति किसके पास होगी? राजस्व बोर्ड के पास होगी। जो रेवेन्यू बोर्ड होगा, आप यहाँ पर ये नीचे जो टिप्पणी है इसमें देख सकते हैं। फर्स्ट जो आपको सबसेक्शन कह रहा है वो कहता है कि राज्य में राजस्व से संबंधित इतर न्यायिक और बंदोबस्त से असंबंधित समस्त मामलों का नियंत्रण राज्य सरकार में निहित होगा, और समस्त न्यायिक मामलों और बंदोबस्त मामलों का नियंत्रण बोर्ड में निहित होगा। तो यहाँ पर सबसेक्शन 1 2 पावर्स को 2 तरीके से क्लासीफाई करता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखने की बात यह है कि राज्य के जितने भी न्यायिक मामले, न्यायिक और सेटलमेंट से संबंधित, जो भी जुडिशियल और सेटलमेंट से संबंधित मामले हैं, उनकी जो कंट्रोलिंग पावर होगी वो किसके पास होगी? रेवेन्यू बोर्ड के पास होगी। देखिए यहाँ इस तरह से हम लोग इजीली इसको, जो सबसेक्शन 1 है उसको इंटरप्रेट किया गया है यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर क्या देखना है हमें कि राजस्व बोर्ड में कौन सी पावर वेस्टेड होगी, कंट्रोलिंग पावर कौन सी होगी उसके पास होगी जितने भी न्यायिक मामले हैं और जितने भी बंदोबस्त संबंधी मामले हैं, उनकी पावर राजस्व बोर्ड के में निहित होगी। उनका कंट्रोल कौन करेगा? रेवेन्यू बोर्ड। क्लियर। इसके अलावा जो न्यायतिरिक यानी कि जो नॉन जुडिशियल मैटर्स है, उन पर कंट्रोल कौन करेगा? उनकी कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास। तो इस तरह से फर्स्ट सबसेक्शन को हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर हम बात करते हैं सेकंड सबसेक्शन की। सेकंड सबसेक्शन में जो फर्स्ट सबसेक्शन में आपका वर्ड यूज़ लिए गए हैं, न्यायिक मामले, जुडिशियल मैटर्स, उनको यहाँ पर स्पष्ट क्लियर किया गया, एक्सप्लेन किया गया है सेकंड सबसेक्शन में, ये कहते हुए कि अभिव्यक्ति न्यायिक मामला से ऐसी कार्यवाही अभिप्रेत है कि जिसमें उसके पक्षकारों का अधिकारों और दायित्वों का अवधारण किसी राजस्व न्यायालय अधिकारी को करना होता है। यहाँ के न्यायिक मामले, देखिए जो भी राजस्व से संबंधित मैटर हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, हम अन्य किसी भी जुडिशियल मैटर की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे जुडिशियल मैटर्स जो कि राजस्व से संबंधित है, रेवेन्यू से संबंधित है, उनका अवधारण, उनका अधिकार, उनके जो पक्षकार है, जो पार्टीज़ है, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ का अवधारण कौन करेगा? रेवेन्यू कोर्ट ही या रेवेन्यू बोर्ड ही करेगा। ठीक है। दूसरी बात, तथा ऐसे मामले भी इसमें शामिल है, देखिए जो प्रथम अनुसूची में बताए गए हैं, उन पर कार्यवाही और साथ ही आदेश तथा अपीलें, पुनरीक्षण और निर्देश इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए न्यायिक मामले समझे जाएंगे। अब इसको अगर हमें क्लियर करना है तो हमारे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2 क्लियरली ये स्पष्ट कर रहा है कि न्यायिक मामले कौन से हैं। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहले तो ऐसे मैटर्स जिसमें पक्षकारों को के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण कौन कर रहा है? राजस्व न्यायालय या उसके राजस्व अधिकारी को करना होगा, वो हो गए यहाँ पर न्यायिक मामले कहे जाएंगे इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए। क्लियर। दूसरा वो मैटर्स जो कि कहाँ बता रखे हैं? आपके प्रथम अनुसूची में, इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में जो मामले बता रखे हैं वो, साथ ही चाहे वो कोई ऑर्डर हो रेवेन्यू कोर्ट्स का, अपील हो, रिवीजन हो, रेफरेंसेस हो, जो यहाँ है, इस हम जो आगे जो ये टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सभी, ठीक है ना, वो किसके पास शामिल है? वो सभी क्या कहे जाएंगे? इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए न्यायिक मामले कहे जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए हम इसे और क्लियर करते हैं कि न्यायिक मामले कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत न्यायिक मामले वह हैं जिनमें पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों का अवधारण राजस्व अधिकारी करता है। क्लियर हो गई बात। इसके साथ ही जो फर्स्ट शेड्यूल में प्रथम अनुसूची में जो मामले बताए गए हैं वो भी यहाँ पर
मामलों में कार्यवाहियाँ, प्रथम अनुसूची में बताए गए मामलों में कार्यवाहियाँ, आदेश, प्रथम अनुसूची में दर्शित मामलों में कार्यवाहियाँ, आदेश, अपील, पुनरीक्षण व निर्देश भी न्यायिक मामले हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 कैटेगरी हो गई। एक तो हो गई ऐसे मैटर्स जिसमें पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों का अवधारण कौन कर रहा है, रेवेन्यू ऑफिसर्स कर रहे हैं। दूसरे वो मैटर्स जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं इस अधिनियम की। तीसरे वो चीज़ें जो अपील है, रिवीजन है, रिव्यू है, अपील, पुनरीक्षण, निर्देश से संबंधित है, वो सभी इस अधिनियम के इस धारा के पर्पज़ के लिए क्या माने जाएंगे, न्यायिक मामले माने जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ आपको बता रखा है कि कौन कौन से मामले यहाँ पर प्रथम अनुसूची में दे रखे हैं। देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं जैसे सेक्शन 88 के सब सेक्शन 2 के अधीन कोई दावा होगा वो भी इस धारा के अधीन न्यायिक मामला समझा जाएगा। अब सेक्शन 88 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि जहाँ कोई संपत्ति या किसी संपत्ति में या उस पर अधिकार का राज्य द्वारा, राज्य की ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा राज्य के विरुद्ध जहाँ कोई संपत्ति या मान लीजिए कोई संपत्ति में या उसके अधिकार का दावा किया जाए। कहने का मतलब है जहाँ कोई संपत्ति है, उस संपत्ति में उस पर कोई अधिकार और उस पर अधिकार का राज्य द्वारा या फिर राज्य की ओर से दावा किया जाए या किसी व्यक्ति द्वारा दावा किया जाए राज्य के विरुद्ध कि नहीं साहब ये संपत्ति तो मेरी है, तो जिलाधीश के लिए उसकी औपचारिक जांच के बाद जो कलेक्टर होगा उसकी औपचारिक जांच करेगा कि आखिर में वो संपत्ति है किसकी। भाई दोनों पार्टीज दावा कर रही है अधिकार का, व्यक्ति भी कर रहा है, मान लीजिए राज्य भी कर रहा है, तो कलेक्टर क्या करेगा, जिलाधीश क्या करेगा, औपचारिक जो भी जांच करनी होगी उसके बाद जिसकी यथोचित सूचना दे दी गई हो जांच करेगा, और जांच से पहले सूचना भी देनी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसकी यथोचित सूचना दे दी गई हो उस दावे का निर्णय करते हुए आदेश पारित करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ कौन आदेश पारित करेगा, जिलाधीश आदेश पारित करेगा। तो जो मैटर आपका सब सेक्शन 82 के सब सेक्शन 2 में दे रखा है, आप ये समझिए कि क्या है वो मैटर कि किसी पर्टिकुलर भूमि पर, किसी संपत्ति पर राज्य दावा कर रहा है या फिर राज्य के विरुद्ध कोई व्यक्ति दावा कर रहा है, वो संबंधित जो मामले हैं जिनको जिलाधीश सुनेगा वो मामले भी यहाँ पर जुडिशियल मैटर समझे जाते हैं। क्लियर हो गई बात। सेकंड कह रहा है कि चारागाह की भूमि पर ढोर चराने के अधिकार के बारे में विवाद, ठीक है। नेक्स्ट, वन उपज के उपयोग के अधिकार और वन विभाग को अपवर्जन के विवाद। वन विभाग, भाई हमको इस भूमि पर अधिकार है उपयोग करने का, कोई वन भूमि है उससे संबंधित, वन विभाग को अपवर्जन के विवाद, ये संबंध सारी चीज़ें इसमें शामिल होगी, जुडिशियल मैटर माने जाएंगे इस धारा के लिए। चौथा है सीमा विवाद का निपटारा, भूमि से संबंधित कोई सीमा विवाद का निपटारा करना हो, या फिर अधिकार अभिलेख, राइट ऑफ रिकॉर्ड और वार जो एनुअल रजिस्टर्स हैं उनमें कोई एंट्रीज़ है उसके बारे में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया हो, काश्तकारों के वर्ग या अवधि के बारे में कोई विवाद हो, मान लीजिए उत्तराधिकार अंतरण या अन्य कारणों से इनमें नामांतरण, जो म्यूचुएशन वगैरह की जो सिचुएशन हमने पढ़ते हैं हम लोग, उसके बारे में कोई विवाद हो, संदेह लगान का राजस्व संबंधी कोई विवाद हो कि भाई हमको ये पे करना है रेवेन्यू, इसके संबंध में कोई विवाद हो, तो ये सारे मैटर्स क्या माने जाएंगे, आपके जुडिशियल मैटर्स माने जाएंगे अंडर दिस सेक्शन। जैसे वाजिबुल अर्ज या दस्तूर गवाही से संबंधित कोई विवाद हो, मान लीजिए राजस्व या लगान से युक्त धारित भूमि की जांच और निर्धारण करना हो, संपदाओं का विभाजन करना हो या उनको कलेक्ट करना हो, इस अधिनियम के अधीन जुर्मानों व शास्तियों का अधिरोपण, संभरण और अधिहरणों का अधिरोपण करना हो, मुआवजे का अवधारण करना हो, इस अधिनियम के अधीन विक्रय और नीलामी करनी हो, या फिर ऐसी अन्य बातें जो राज्य सरकार समय समय पर विहित करे, बताए, ठीक है। तो इस धारा में राज्य सरकार तथा राजस्व मंडल की नियंत्रक शक्तियों का वर्णन किया गया है, ये हमने देखा। सभी प्रकार के जो न्यायिक मामले हैं और भू प्रबंध आदि के मामलों में नियंत्रण शक्ति किसके पास होगी, कंक्लूड करें अगर हम, तो क्या समझ में आया हमें कि समस्त जो भी न्यायिक मामले हैं, अब न्यायिक मामले क्या होंगे उनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, और भू प्रबंध आदि के जो भी मामले हैं उनकी नियंत्रण शक्ति किसमें निहित होगी, राजस्व मंडल में, जबकि गैर न्यायिक मामलों की शक्ति किसके पास होगी, राज्य सरकार के पास। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद अनेक मामलों में ये डिसाइड किया गया है कि भू आवंटन का कार्य, ये जस्ट एन एग्जाम्पल कि भू आवंटन का कार्य प्रशासनिक मामला है, अतः गैर न्यायिक मामले होने के कारण राजस्व मंडल को भू आवंटन के मामलों में इस धारा में अधिकार नहीं है। तो भू आवंटन का जो लैंड अलॉटमेंट का मामला है वो यहाँ पर जुडिशियल मैटर इस धारा के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, इसलिए कोई राजस्व रेवेन्यू बोर्ड को इस संबंध में कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कंट्रोलिंग पावर्स ऑफ रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।